हेलो दोस्तों, द कार्टेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी के इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि ज्योग्राफी में कुछ भी एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर इस वीडियो को आप पूरा धैर्य बना के देखते हैं तो आप एक माइंड मैप बनाने में, उसको सोचने में और उसको ड्रा करने में आपको आसानी होगी। समझ में आएगा कि कैसे पर्वत, पहाड़, पठार, मरुस्थल, नदियाँ, झील, तटीय क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं और एक दूसरे द्वारा संचालित कैसे होते हैं। उसके लिए कैसे समझा जाए उसको हम लोग समझेंगे। लेकिन ज्योग्राफी को समझने के लिए जो 7 गोल्डन पॉइंट है जिसके समझने से आसानी होती है ज्योग्राफी को समझने में, भूगोल को समझने में, वो 7 पॉइंट ये है कि पहले तो ये है कि ज्योग्राफी में हर चीज़ निर्धारित होती है कहाँ पे है। अब कहाँ पे है का मतलब वो स्थिति कहाँ पे है उसकी। कोई चीज़ अगर है, अगर हिमालय है तो हिमालय कहाँ पे है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, कहाँ है। तो पहली चीज़ उससे ये समझ में आता है कि उसका अक्षांशीय विस्तार क्या होता है। अक्षांशीय विस्तार कुछ होगा। देशांतरीय विस्तार क्या है, या कहाँ पे है, तो इससे ये समझेंगे कि किस महाद्वीप पे है, द्वीप पे है, किस देश में है, देश में है तो किस राज्य में है, किस राज्य में है तो किस राज्य के किस क्षेत्र में है। ये समझने में आसानी होती है। जिस जो पहला नियम होता है वो होता है कहाँ पे, क्यों है, इसका कारण क्या है, वहाँ पे ही क्यों है, उसकी भौगोलिक स्थिति वहाँ पे क्या है। कोई चीज़ कहीं पे है तो वहाँ पे क्यों है। उसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर, जैसे मान लीजिए कि अगर मिट्टी है, आप मिट्टी को पढ़ रहे हैं तो मिट्टी कैसे होगी, वहाँ की जलवायु क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, वर्षा कितनी है, पर्वतीय क्षेत्र है, किस कारण से उस टाइप की मिट्टी का, उस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ, तो क्यों है ये जानने में दूसरा पॉइंट होता है ज्योग्राफी समझने में, भूगोल को समझने में, कि क्यों है। तीसरा कैसे बना, कैसे बना, उत्पत्ति कैसे हुई उसकी। मान लीजिए हिमालय है तो हिमालय कैसे बना होगा, बलन उसमें कैसे पड़े होंगे, कई भाग में कैसे विभाजित हुआ होगा। तो ये समझने में आसानी मिलेगी कैसे बना, उसकी विशेषता क्या है। कि जैसे मान लीजिए हिमालय है तो हिमालय की विशेषता क्या है, वो भारतीय जलवायु पे क्या प्रभाव डालता है, पहाड़ी जीवन पे क्या प्रभाव डालता है, वहाँ की वनस्पति कैसी होगी, वहाँ की जैव विविधता कैसी होगी, वहाँ का जो है लोगों का रहन सहन कैसा होगा, तो वो क्या प्रभाव डालता है, वहाँ की नदियाँ कैसी होंगी, वहाँ खड्ड कैसे होगा, कैनियन कैसे बनेगा, गार्ज कैसे बनेगा, तो उसकी विशेषता क्या है। जैसे हिमालय की विशेषता है कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है, ठंडी हवाओं को आने से रोकता है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं को रोक कर वर्षा करवाता है। तो उसकी ये विशेषता है। किससे जुड़ा है, किससे जुड़ा है वो, क्या वो कृषि से जुड़ा चीज है, मिट्टी से है, उद्योग से है, किसी परियोजना से है, भौगोलिक स्थिति उसकी क्या है। तो ये समझने में आसानी होती है कि किससे जुड़ा है वो। अब सब कुछ अगर जान लेते हैं तो आप मानचित्र उठाइए और मानचित्र में देखिए कहाँ है हिमालय। हिमालय भारत में है, भारत में कहाँ पे है, तो उत्तर में है, कितने राज्यों में उसका विस्तार है, उत्तर में क्या स्थिति है, पूर्व में उसकी क्या स्थिति है, उत्तर से दक्षिण में कितने भागों में विभाजित हो रहा है, पूर्व से पश्चिम कितने भागों में विभाजित हो रहा है, उससे निकलने वाली नदियाँ क्या हैं, वो मानचित्र में देखिए वो कहाँ है। अब उसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन का मतलब है कोई एग्जाम के दृष्टिकोण से एग्जाम में उसको पूछा कैसे जाएगा।
तो इन्हीं सारे आधारों पे पूछा जाएगा, जो भी सवाल आएगा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उन्हीं सभी आधारों पे पूछा जाएगा। आइए देखते हैं कि एक दूसरे से लिंक कैसे होते हैं हर चीज। ज्योग्राफी पढ़ने से ज़्यादा समझने और देखने का विषय होता है। जैसे आप कहीं खड़े हैं, आप बस में यात्रा कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ फसल लहला रही है, तो आप फसल को देख के ये सोचना जरूर चाहिए कि यहाँ की फसल प्रणाली क्या है, यहाँ की मिट्टी कैसी होगी, यहाँ वर्षा कितना हो रहा है, यहाँ का उत्पादन क्या हो रहा है, किस किस चीज़ का उत्पादन हो रहा है। तो अगर उत्पादन हो रहा है तो उसका भंडारण कहीं होगा, सरकार उस पर क्या एमएसपी जारी कर रही, नहीं जारी कर रही है, कैसे विकास हुआ है कृषि का, वहाँ सिंचाई व्यवस्था कैसी है, वहाँ उर्वरक किस किस उर्वरक की आवश्यकता है। ये सारी एक देखेंगे और उसके बारे में सोचेंगे तो ये समझ में आएगा कि सब चीज़ एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत के भूगोल में अगर भारत के भूगोल को पढ़ना हो तो भारत के भूगोल को कैसे पढ़ा जाएगा? पहले तो ये जाना जाएगा कि भारत है कहाँ, तभी तो भारत का भूगोल पढ़ा जाएगा। तो भारत का भूगोल अगर पढ़ना हो तो पहले इसकी स्थिति पढ़नी पड़ेगी, कहाँ पे है। तो स्थिति में आप क्या पढ़ेंगे? पहली चीज ये पढ़ेंगे किस महाद्वीप पे है, महाद्वीप में महाद्वीप के किस भाग में है, तो दक्षिण एशिया में है। मगर महाद्वीप में किस महाद्वीप में है, तो एशिया में है। एशिया के किस भाग में है, तो दक्षिण एशिया में है। अब दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं? बंगाल है, जो है बांग्लादेश है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, चीन है, पाकिस्तान है। जो भारत से सटे देश हैं वो दक्षिण एशियाई देश हैं जो है। अब दक्षिण एशिया में अगर है तो भारत है, कहाँ पे है, तो इसके बारे में दो चीज जानेंगे। अगर ये उत्तरी गोलार्ध में है तो ये अक्षांश के आधार पर होगा, क्योंकि अक्षांश के आधार पर क्योंकि अक्षांश से ही भूमध्य रेखा ही पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में। तो अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है, तो ये किस आधार पर होगा? पूर्वी गोलार्ध में है तो देशांतरीय आधार पर। अब किस किस अक्षांश के बीच में इसका विस्तार है, किस किस जो है देशांतर के बीच में इसका विस्तार है। तो इसकी कोई पश्चिमी पॉइंट होगा, कुछ पूर्वी पॉइंट, कुछ पश्चिमी पॉइंट होगा, कुछ उत्तरी पॉइंट होगा, कुछ दक्षिणी पॉइंट होगा। यहाँ भी वही चीज होगा, कितनी देशांतर में विस्तार है। अब देशांतर के आधार पर मानक समय रेखा पढ़ेंगे। मानक समय रेखा पढ़ेंगे तो कौन सा है, कहाँ से जाती है? मिर्जापुर से जाती है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। अभी इसी देशांतरीय आधार पर अगर ये पता कर रहे हैं कि ये पूर्वी गोलार्ध में है तो उसी देशांतर के आधार पर मानक समय रेखा तय होगी। समय रेखा तय होगा तो भारतीय समय को निर्धारित करने में आसानी होगी, भारतीय समय का निर्धारण होगा। अगर ये पढ़ लिए कि इसका विस्तार कितना है तो ये पढ़ेंगे विस्तार। तो विस्तार में क्या पढ़ेंगे? इसकी लंबाई पढ़ेंगे, उत्तर से दक्षिण की, पूरब से पश्चिम की। तो टोटल क्षेत्रफल भी पढ़ना पड़ेगा। अगर क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो भारत का क्षेत्रफल कितना है टोटल? भारत का क्षेत्रफल कितना है टोटल? भारत का विश्व में क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है?
विश्व क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? विस्तार पढ़ लिए, तो विस्तार पढ़ने में आपको क्या और पढ़ना पड़ेगा? अब देश है, इसकी सीमा भी होगी। अब सीमा होगी तो किस प्रकार की सीमाएं होती हैं? एक तो हो सकता है कि किसी देश के साथ सीमा साझा कर रहा हो, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो कितने देशों के साथ साझा कर रहा है? 7 देशों के साथ साझा कर रहा है, 5 देशों के साथ साझा। कितने तो राज्य साझा करते होंगे, तो राज्यों में कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, ये देखेंगे। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा देखेंगे। सीमा में इसकी लंबाई कितना है, तो तटीय सीमा भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 3 तरफ से समुद्र है, तो तटीय सीमा होगा। इसकी लंबाई कितनी है, ये देखेंगे। लंबाई देखने के बाद ये देखेंगे कि कितने राज्य तटीय हैं, कितने राज्य तटीय हैं। 9 राज्य तटीय हैं। अब राज्यों को देख लेंगे कि 9 राज्य तटीय हैं, तो उन राज्यों में सबसे ज़्यादा सीमा किसकी बड़ी है? गुजरात की बड़ी है, महाराष्ट्र की बड़ी है, कर्नाटका की, गोवा की, केरला की, तमिलनाडु की, आंध्रा की, उड़ीसा की। किसकी सीमा सबसे लंबी है और किसकी सीमा सबसे कम है, ये भी पूछा जा सकता है। अब सीमा का निर्धारण हो गया। इसमें भी सीमा होती है, एक जलीय सीमा होती है। जलीय सीमा में एक अनन्य होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो 24 मील तक होता है। तो देख रहे हैं सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ रहा है। अब भारत पढ़ लिए, बाहर पढ़ लिए, उसकी स्थिति कैसी है, विस्तार कितना है, क्षेत्रफल कितना है, क्या है, कैसे है। आप भारत को मानचित्र उठाइए और ऐसे करिए, तो भारत का निचला हिस्सा, भारत का ऊपर का हिस्सा, मान लीजिए आप भारत को ऐसे देखते हैं। इसकी अगर आप संरचना पढ़ें, सबको एक साथ सोचना है, माइंड मैप बना के एक दूसरे से कनेक्ट करके, लिंक करके कैसे सोचना है। जैसे अगर निचला हिस्सा पढ़ेंगे, सतह के नीचे जाएंगे, तो भूगर्भिक संरचना पढ़ेंगे। भूगर्भिक संरचना, अब भूगर्भिक संरचना कैसे होगी, तो चट्टान से बनी होगी। तो चट्टानों का विकास हुआ होगा एक निश्चित समय में, अलग अलग काल में, अलग अलग समय में चट्टानों का विकास हुआ होगा। तो किन चट्टानों का विकास हुआ होगा? सबसे पहले जो चट्टान विकसित हुई वो आर्कियन चट्टान विकसित हुई। इसके बाद जो विकसित हुई वो धारवाड़ विकसित हुई। धारवाड़ के बाद कौन सी विकसित हुई? कुड़प्पा चट्टान विकसित हुई। अच्छा, ये चट्टान जहाँ पाई जाती हैं वहाँ का ये नाम है, उस जगह का नाम है। जैसे धारवाड़ कोई जगह होगी, कुड़प्पा कोई जगह होगी। इसके बाद कौन सी चट्टान होगी? कुड़प्पा चट्टान के बाद विंध्यन चट्टान होगी। फिर कौन चट्टान होगी? गोंडवाना होगा। अब शुरू में जीव नहीं थे, तो शुरू में अगर जीव नहीं है तो क्या यहाँ जीवाश्म पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा, जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। तो जीवाश्म नहीं पाया जाएगा तो क्या कोई पेट्रोलियम उत्पादन होगा, कुछ होगा ऐसा? जीवाश्म ईंधन मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन धारवाड़ क्रम में चट्टान है तो चट्टानों में धात्विक रूप से खनिज पाए जाएंगे। खनिज पाए जाएंगे तो धात्विक खनिज। सबसे ज्यादा धारवाड़ में, कुड़प्पा में, विंध्यन में। बाद में जब जो विकसित हुई तो वो दबे, तो गोंडवाना में कोयला,
इसके बाद भी चट्टानें विकसित हुई, जैसे दक्कन ट्रैप, फिर टर्सरी एज वाली चट्टानें, टर्सरी तृतीयक में तो फिर चतुर्थ भी होगा, क्वांटिटरी रॉक। अब इन चट्टानों के विकसित होने का क्रम है, आर्कियन चट्टान, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्सरी, क्वांटिटरी, चतुर्थ श्रेणी के। अब ये एक क्रम हो गया है, इसी क्रम में विकसित है। धारवाड़ में जीवाश्म नहीं है लेकिन धात्विक खनिज पाए जा रहे हैं, खनिज से मजबूत है। गोंडवाना में कोयला पाया जा रहा है क्योंकि यहाँ जीवाश्म है। ऊपर जाएंगे तो भौतिक पढ़ेंगे, भौतिक संरचना। भौतिक संरचना पढ़ेंगे, देखते हैं भौतिक संरचना कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होती है। अब भौतिक संरचना में भारत को अगर आप मैप देखिए या वैसे भी भारत पे एक दृष्टि डालिए मैप के माध्यम से, या वैसे भी अगर आप भ्रमण किए हैं तो उत्तर से यात्रा शुरू करिए। सबसे उत्तर में क्या है? हिमालय है, मतलब पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय से नीचे उतरिए दक्षिण में तो मैदानी क्षेत्र, उससे नीचे उतरिए तो पहाड़ी क्षेत्र। मध्य भारत में पहाड़ी क्षेत्र में क्या? विंध्य एरिया, विंध्य एरिया में जाइए, मैदानी क्षेत्र हो गया। उससे नीचे मध्य भारत से दक्षिण भारत में प्रवेश करेंगे तो पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र में अगर आप पश्चिम साइड जाते हैं, तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। अब इन्हें घाट क्यों कहा जाता है ये हम लोग बाद में देखेंगे। यात्रा करते समय नदियां मिलेंगी। राजस्थान जाइए, मरुस्थल मिलेगा। थोड़ा सा भारत के मुख्य भूभाग से बाहर निकलिए तो आपको द्वीप मिलेंगे। द्वीपीय भारत में जो है, चाहे वो लक्षद्वीप हो, अंडमान निकोबार हो, या अन्य द्वीप हो। तो हिमालय है, तो हिमालय पढ़ते समय आप क्या पढ़ेंगे? हिमालय पढ़ते समय क्या पढ़ा जाएगा? अब आइए देखते हैं, लिंक करते हैं एक दूसरे को कि हिमालय में पढ़ना क्या है और क्या क्या एक दूसरे में हो सकता है। हिमालय में मान लीजिए हिमालय कोई चोटी ऊंची है, ज्यादा ऊंची है। हिमालय है तो कहाँ पे है? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में है तो स्थिति जानते हैं पहले। स्थिति में उत्तर भारत, स्थिति जान गए तो संरचना जानिए। संरचना कब, मतलब निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, टेक्टोनिक प्रक्रिया क्या है, टेक्टोनिक प्रक्रिया क्या है। संरचना जान लिए, देख लिए तो विभाजन करिए। पहले उत्तर से दक्षिण विभाजन करिए, फिर पश्चिम से पूर्व विभाजन करिए, पश्चिम से पूर्व विभाजन करिए तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हो जाएगा। इधर से पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय,
नेपाल हिमालय, पूर्वी हिमालय, ये हो जाएगा। किन किन नदियों के बीच में होगा, किन किन नदियों के बीच, ये इसको यही लिंक कर दीजिए, किन किन नदियों के बीच है। अब इससे उद्गमित होने वाली नदियां कौन सी हैं, नदियां कौन सी हैं, तो क्यों उद्गमित हो रही हैं यहाँ से, ऐसा क्या यहाँ पे है। तो हो सकता है यहाँ ग्लेशियर हो, ऊंचाई के कारण ग्लेशियर पिघलेगा तो नदी निकलेगी। अब हमेशा पिघलेगा तो ये सदा नीरा नदियाँ होंगी, सतत वाहिनी होंगी, हमेशा बहती रहेंगी, ठंडी गर्मी बरसात हर समय बहती रहेंगी। उद्गमित नदियों के बारे में जानिए। अगर नदियाँ उद्गमित हो रही हैं तो क्या वो गार्ज या कैनियन का निर्माण कर रही हैं, क्या वो बी टाइप की घाटी का निर्माण कर रही हैं, क्या वो विसर्प का निर्माण कर रही हैं, मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश कर रही हैं, मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश कर रही हैं, किन राज्यों में उनका प्रवाह है। ये सारी एक नदी के मतलब नदी को समझने के लिए कहाँ से निकल रही है, किस ग्लेशियर से निकल रही है, किस किस राज्य में बह रही है, कहाँ वो संगम कर रही है, किससे मिल रही है, उद्गमित नदियों के बारे में। तो इसकी श्रेणियां होंगी, कई बार समांतर श्रेणियां होती हैं। जब कई शिखर पर्वत के कई समानांतर में कई जो है चोटियां या शिखर या श्रेणियां पाई जाती हैं, श्रेणियां पाई जाती हैं, तो हर श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन होगी, ये देखिए कौन कौन सी श्रेणी है और किसकी किसकी श्रेणी है, कौन ट्रांस हिमालय का है, कौन महान हिमालय का है, कौन लघु हिमालय का है, कौन शिवालिक का है। श्रेणियों को देखिए, उसकी चोटियों को देखिए, उसका विस्तार कहाँ पे है, सबसे ऊंची कौन है, कैसा पर्वत है, बलित पर्वत है या नवीन पर्वत है, सबसे पहले निर्माण किसका हुआ, सबसे बाद में निर्माण किसका हुआ। तो ये हिमालय पढ़ते समय इन सारी चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करके माइंड मैप बना के अगर समझा जाए तो हिमालय को समझने में आसानी होगी। अब उतरते हैं मैदानी क्षेत्र में। मान लीजिए मैदानी क्षेत्र में एक नदी प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्र है तो कैसे निर्माण होगा, नदी से। मान लीजिए एक नदी का प्रवेश होता है, अब उस नदी के बारे में कैसे लिंक किया जाएगा, क्या क्या नदी के बारे में पढ़ा जाएगा। पहली चीज तो ये है कि नदी उद्गमित कहाँ से हो रही है, कहाँ से कहाँ बह रही है, राज्य देखिए, पहाड़ी देखिए, मैदानी एरिया देखिए, मैदान में कहाँ से प्रवेश कर रही है, पहाड़ में कहाँ से निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, इसकी सहायक नदी कौन है, वितरिका कौन है, सहायिका और वितरिका में क्या अंतर होता है, इसको सोचिएगा। कहाँ मिलती है, सहायक है तो कहाँ मिलेगी, मतलब किस शहर में मिल रही है। जैसे गंगा से यमुना
प्रयागराज में मिलती है, तो कहाँ किस शहर में मिल रही, तमाम सहायक नदियाँ अलग अलग शहरों में मिलती हैं, ये देख लिया जाए। वितरिका कौन कौन सी उसकी हैं, अब निकली है तो बहाव किधर है, अगर बहाव है तो इसका जलग्रहण क्षेत्र क्या है, बेसिन क्या है, क्या ये कोई जल विभाजन करती है, जल विभाजन इसका कैसा होगा, जलग्रहण क्षेत्र इसका क्या है, अगर घाटी का निर्माण कर रही है तो ऊपरी घाटी कौन सी है, निचली घाटी कौन सी है। अब इसके किनारे शहर देखिए, कौन से शहर बसे होंगे इसके किनारे, किन किन नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है, ये भी पूछा जाता है, ये एक नदी में देख सकते हैं। अब नदी है तो ये कुछ निर्माण भी करेगी, निर्माण में क्या क्या करेगी, जैसे मान लीजिए या बी आकार की घाटी का निर्माण करेगी, गार्ज या कैनियन का निर्माण करेगी, ऑक्सबो झील का निर्माण करेगी, विसर्प का निर्माण करेगी, डेल्टा या एस्चुरी का निर्माण करेगी। हिमालयी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। डेल्टा या एस्चुरी का निर्माण करेगी, जलोढ़ पंख का निर्माण करेगी, जलोढ़ पंख का निर्माण करेगी। ये इससे निर्मित जो निर्माण करेगी नदियां, उसके बारे में अगर और थोड़ा डिटेल जाएंगे तो हो सकता है कि उसमें कोई जलप्रपात हो, जलप्रपात में क्या क्या देखना है, कहाँ है, किस नदी पर है, ऊंचाई क्या है, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, सबसे नीचा क्या है, जलप्रपात आप देखेंगे। अब क्या इस पे नदी पे नदी जोड़ो परियोजना होगी, किन किन नदियों को जोड़ा जा रहा है, नदी जोड़ो परियोजना होगी, विद्युत परियोजनाएं होंगी, जिन जिन राज्यों से होकर बहेगी उन राज्यों में पानी के लिए कुछ ना कुछ विवाद होगा, तो किन किन राज्यों का नदी विवाद क्या है, नदी विवाद क्या है, ये भी है। अब नदी है तो प्रदूषित भी होगी, प्रदूषण कैसे है, इंडस्ट्रियल है या डोमेस्टिक घरेलू है। प्रदूषण के बाद नदियों को क्या कहा जाता है, जैसे किसी किसी को जैव मरुस्थल कहा जाता है, दामोदर को यमुना को जैव मरुस्थल कहा जाता है, प्रदूषण की वजह से जो औद्योगिक प्रदूषण ज़्यादा है, तो क्या कहा जाता है, ये भी ज़्यादा डिमांडिंग है। उस नदी की बीओडी क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, ये भी देखना पड़ेगा। तो क्या उसके लिए कोई संरक्षण योजना चल रहा है, सरकार क्या उसके लिए कोई योजना चला रही है, जैसे गंगा यमुना प्लान, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान है, नमामि गंगे है, अन्य योजनाएं चलती हैं संरक्षण के लिए। तो उससे जो देख के जोड़िए कि क्या वो कोई योजना उस पर संबंधित है, वो कहाँ प्रदूषण हो रही है, किस एरिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो रही है, ये उससे जोड़ सकते हैं। अब नदी जल प्रबंधन कहाँ करना है, प्रबंधन कैसे करना है कि अगर आप पश्चिमी देखेंगे तो सूखा का क्षेत्र है, पूर्वी एरिया देखेंगे तो बाढ़ का क्षेत्र है, तो जहाँ बाढ़ है वहाँ प्रबंधन करना है, जहाँ पे सूखा का एरिया है वहाँ बांध का निर्माण करना है। तो नदी पे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, किस नदियों पर, ये उसी से ऐड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं।
एक टॉपिक से जुड़े जितने टॉपिक हों उसको एक साथ पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ने में आसानी होगी। जैसे अब उससे नीचे आइए, पठार का कहाँ है, पहली चीज। तो विस्तार क्या है, विस्तार में स्थिति क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, किन किन राज्यों में विस्तार है, कौन कौन है, चाहे दक्कन का पठार लीजिए, मालवा का पठार लीजिए, दंडकारण्य का पठार लीजिए, तेलंगाना का पठार लीजिए, मेघालय का पठार लीजिए, दक्कन पठार और मेघालय पठार के बीच में मालदा गैप है, उसको देख लीजिए, मालदा गैप के बारे में। अब पठार है तो यहाँ कुछ पठारी नदियाँ भी होंगी, उनको देख लीजिए को कहाँ से उद्गमित हो रही हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, केस्टुरी का निर्माण करती हैं, वहाँ का जल संचयन कैसे होगा, जल संचयन कैसे होगा, यहाँ सिंचाई की क्या प्रणाली होगी, क्योंकि कठोर चट्टान है तो सिंचाई प्रणाली कैसी होगी, सिंचाई प्रणाली क्या है, क्या यहाँ कोई नदी जोड़ो परियोजना चल रही है। अब पठार है तो यहाँ खनिज होगा, खनिज होगा तो उद्योग विकसित होंगे, उद्योग विकसित होंगे। कौन कौन से खनिज हैं ये देख सकते हैं, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। उद्योगों का विकास अधिकतर पठारी एरिया में ही होता है, तो ये काहे का होता है, उसको उसमें आप ऐड करिए, पठारी क्षेत्र को। यहाँ की मृदा कैसी होगी, यहाँ की वनस्पति कैसी होगी, इसका जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें पठार से जोड़ के आप पढ़ सकते हैं और आसानी भी होगी इस तरीके से पढ़ने में। अगर आप पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट को पढ़ते हैं, जैसे आप घाट पढ़ें, तो पहली चीज तो यही है कि घाट किसे कहते हैं। घाट में एक तरफ ढाल हो और एक तरफ खड़ी ऊंचाई हो तो उसे घाट कहा जाता है। तो ये मान लीजिए, अगर ये पश्चिमी घाट मान लीजिए, तो घाट हैं तो दो घाट हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। अब दोनों के बारे में कैसे पढ़ेंगे, दोनों का विस्तार, मतलब कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पे घाट है, पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र है, तो कुछ दर्रे भी पाए जाएंगे, थार घाट, भौर घाट, पाल घाट, ये दर्रे पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, तो इनको भी पता लगना चाहिए। सतत है कि असतत है, जैसे पश्चिमी घाट सतत है, उसमें टूट फूट नहीं है, पूर्वी घाट असतत है, उसमें टूट फूट है। तटीय इलाका है, तटीय क्षेत्र है, एक तरफ यहाँ हो सकता है कि बंदरगाहों का विकास किया गया हो, बंदरगाह होंगे व्यापार के लिए। यहाँ की जैव विविधता कैसी है, क्या यहाँ कोई राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे हैं, यहाँ से नदियाँ कौन सी निकलती हैं, पूर्वी घाट की नदियाँ, पश्चिमी घाट की नदियाँ, दो भाग में बांट लीजिए।
पश्चिमी घाट की नदियाँ, पूर्वी घाट की नदियाँ। नदियों को देख लीजिए, यहाँ की वर्षा कैसी है। एक होगा वर्षा क्षेत्र, एक होगा वृष्टि छाया प्रदेश, जहाँ वृष्टि छाया प्रदेश ये भी उसी में ऐड करना है, देखना है कि कौन सा वृष्टि छाया प्रदेश है और कौन सा वर्षा क्षेत्र है। उसके आधार पर वहाँ की वनस्पति कैसी है, वनस्पति के आधार पर वहाँ की जैव विविधता कैसी है, जैव विविधता के आधार पर वहाँ राष्ट्रीय उद्यान होगा, बायोस्फीयर रिजर्व भी होंगे। तटीय क्षेत्र है तो बंदरगाहों का निर्माण हुआ होगा, सतत है, दर्रा कौन से पाए जाते हैं। पहाड़ी एरिया है तो चोटी भी होंगी। तो देखिए कि पर्वतीय पश्चिमी और पूर्वी घाट की चोटियाँ कौन कौन सी हैं, पश्चिमी और पूर्वी घाट की चोटियाँ कौन कौन सी हैं। अभी ये सारी चीज़ें घाट से रिलेटेड चीज़ें हैं, सभी एक जगह, पढ़ने में, समझने में, लिंक करने में आसानी। पश्चिम की यात्रा में मरुस्थल पहुंचते हैं, राजस्थान एरिया। थार का मरुस्थल। अब थार का मरुस्थल अगर पहुंचे हैं तो थार के मरुस्थल में क्या देखेंगे। अक्षांशीय स्थिति के माध्यम से विस्तार देखेंगे, कहां से कहां तक विस्तार है मरुस्थल में। कैसा मरुस्थल है, मरुस्थल में 3 टाइप के मरुस्थल होते हैं। शीत मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल है, उपोष्ण मरुस्थल है। तो किस जलवायु में पड़ रहा है, किस क्षेत्र में पड़ रहा है, वो निर्धारित होता है कि शीत है, उष्ण है, उपोष्ण है, कैसा है जो है। जलवायु कैसी है, दैनिक तापांतर कैसा है, दिन भर में ताप में जो अंतर आता है, दिन और रात मिला के तापांतर में, कि दिन का टेम्परेचर 52 पहुंच जाए और रात का टेम्परेचर 10 आ जाए, तो तापांतर कितना अधिक है, बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ की उसकी जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर जलवायु पे प्रभाव पड़ रहा है तो यहाँ की वनस्पति कैसे होगी, कटीली होगी, क्योंकि कटीली होगी। वाष्पोत्सर्जन ताकि कम हो, जिसका एरिया कम होगा, मान लीजिए एक पत्ती है, इसका एरिया ज़्यादा है, ये ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन करेगा, लेकिन एक कांटा है, एरिया कम है, तो इसमें वाष्पोत्सर्जन कम होगा, तो वनस्पति कैसे होंगी, कटीली होंगी, चाहे वो कैक्टस हो, नागफनी हो। यहाँ के जीव जंतु कैसे होंगे, ऐसे जीव जंतु होंगे जो जल का संचयन करते हों, जैसे ऊँट। पानी की कमी वाला इलाका है तो पानी को तो स्टोर करना पड़ेगा, ये देख सकते हैं। यहाँ का जल संसाधन कैसा है, यहाँ जल स्रोत कौन कौन से हैं, पारंपरिक जल स्रोत का निर्माण कैसे किया जाता था, लोग वहाँ अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए जल स्रोतों को कैसे बनाते हैं, पानी कैसे निकालते हैं, उसको देख सकते हैं। अगर आर्थिक महत्व देखें, आर्थिक महत्व में क्या यहाँ कोई पेट्रोलियम क्षेत्र है, खनिज है, यहाँ की कृषि कैसी है, होती है कि नहीं होती है, ये भी देखना चाहिए। मरुस्थल कहा किसे जाएगा, जब 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी तो उसे मरुस्थल कहा जाएगा, मरुस्थल का विकास होगा। तो मरुस्थल पढ़ते समय, अब ये चाहे भारत का मरुस्थल पढ़ा जाए चाहे दुनिया का मरुस्थल, तीनों प्रकार के मरुस्थल होंगे, दैनिक तापांतर होगा, हर चीज़ ये मरुस्थल में होगा। बस खाली जगह बदलेगी कि कहाँ थार का मरुस्थल है, कि सहारा का मरुस्थल है, कि गोबी मरुस्थल है, कौन सोनोरन का मरुस्थल है, कहाँ का मरुस्थल है, सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा, चीज़ें एक जैसी ही होंगी।
द्वीप पढ़ेंगे। द्वीप पढ़ेंगे तो फिर कहाँ पढ़ेंगे द्वीप, किस क्षेत्र में है, पश्चिमी है, दक्षिण, पूर्वी क्षेत्र में है, पूर्वी में तो अंडमान निकोबार है, पश्चिमी क्षेत्र में तो द्वारका है, बेटका है, और लक्षद्वीप है। तो वो सबको देखेंगे, उस पर कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं वो देखना है, कौन सी भाषा बोली जाती है, वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था कैसे है, भारत का उस पर नियंत्रण कैसे है वो देखा जाएगा। मान लीजिए आपको मिट्टी पढ़ना हो, आपको मिट्टी अगर पढ़ना हो तो मिट्टी कैसे पढ़ेंगे। कैसे बनी है, अपरदन से, निक्षेपण से, अक्षय से, इन प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी का निर्माण होगा तो संरचना कैसी होनी चाहिए, उसकी भौगोलिक कारण, ये सब होने के लिए भौगोलिक कारण होना चाहिए। तो वहाँ की जलवायु कैसी है, जलवायु के कारण वर्षा कैसी है, यहाँ वनस्पति कैसी है, अगर वनस्पति ज़्यादा है तो मिट्टी में ह्यूमस होगा, वनस्पति नहीं है तो ह्यूमस नहीं होगा। अगर मिट्टी बन रही है तो प्रकार, मिट्टी के प्रकार कौन कौन से होंगे, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, पीली मिट्टी। इसको मिट्टी पढ़ते समय ये देखना जरूरी है कि यहाँ का फसल कैसे होगा, फसल प्रणाली क्या रहेगी, फसल चक्र कैसा रहेगा, किस मिट्टी में किस चीज़ का उत्पादन होता है। काली मिट्टी में कपास का, जहाँ जलोढ़ होगी वहाँ खाद्यान्न फसलें उत्पादित होगी, धान गेहूँ। जहाँ थोड़ी सी पर्वतीय या लेटराइट टाइप की लाइन होगी वहाँ दलहनी फसलों का निर्माण होगा, उत्पादन होगा, सॉरी निर्माण नहीं होगा। तो कहाँ होगी, बनावट कैसी होगी इसकी, बनावट में मिट्टी पढ़ते समय उसकी बनावट कैसी है, रेतीली है, चिकनी है, दोमट है, उसकी बनावट कैसी है, इसमें खनिज कौन कौन से पाए जा रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ह्यूमस। अब जो खनिज उसमें पाया जाएगा उसकी तो नहीं ज़रूरत है, लेकिन अगर उस मिट्टी में जो खनिज नहीं पाया जा रहा है तो उसको बाहर से उर्वरक के रूप में देना पड़ेगा, फर्टिलाइजर के रूप में खाद की बुआई करनी पड़ेगी फसल में, उसको दे के पूरा करना पड़ेगा। इनमें उर्वरता कैसी है, उपजाऊ है, अनुपजाऊ है। अब ये सारी चीज़ें वहाँ हो रही हैं तो कुछ ना कुछ समस्या भी मिट्टी में पैदा होगी। समस्या क्या पैदा होगी, हो सकता है अम्लीयता बढ़े, लवणता बढ़ सकती है मिट्टी की, या फिर जल भराव की समस्या हो रही है, अपरदन की समस्या हो रही है। तो अपरदन में क्या जल अपरदन ज़्यादा है या वायु अपरदन ज़्यादा है। जैसे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में वायु अपरदन की समस्या ज़्यादा है, पूर्वी हिस्सों में जल की समस्या ज़्यादा है, जल अपरदन की समस्या ज़्यादा है।
तो इसके लिए अगर समस्या है तो समाधान क्या किया जाएगा? संरक्षण के लिए लवणता बढ़ रही तो क्या होगा, अम्लता बढ़ रही तो क्या होगा, समोच्च जुताई की जाएगी। अपर्दन है तो सीढ़ीदार खेतियों का समोच्च जो है खेती का विकास किया जाएगा, वृक्षारोपण किया जाएगा ताकि अपर्दन कम हो। उसकी समाधान के रूप में अगर फसल उत्पादन हो रहा है तो यहाँ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास होगा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास होगा, चीनी मिट्टी उद्योग का विकास होगा, चीनी उद्योग का विकास होगा, गन्ने का उत्पादन होगा तो चीनी उद्योग का विकास होगा, चीनी उद्योग का विकास होगा, अपवर्तक उद्योग का विकास होगा। तो सारी की सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। हिमालय कैसे एक दूसरे से जुड़ा है, उससे निकलने वाली नदियां हैं, फिर नदियों से बनी चीजें हैं, उसके किनारे शहर हैं, फिर जलवायु है तो जलवायु में उससे जुड़ी मिट्टी है, तो मिट्टी में क्या है, तो मिट्टी है तो इसकी वनस्पति, यहाँ की वनस्पति क्या होगी मिट्टी में। तो सारी चीजों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करिए, उसको समझिए कहाँ है, क्यों है, उसकी विशेषता क्या है, उसको मैप पे देखिए। मैप पे देखने के बाद उसको मेंशन करिए और देखिए कि PYQ के माध्यम से उस जगह से क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, जिसको ज़्यादा रटने की नहीं, विजुअलाइजेशन की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आप बैठे बैठे आँख बंद करके अगर आप माइंड मैप बना रहे हैं, पूरे भारत को देख रहे हैं, तो भूगोल पढ़ने में आसानी होगी। अगले लेक्चर में भारत का भूगोल हम लोग शुरू करेंगे, उसमें पढ़ेंगे, देखेंगे कि शुरुआत कहाँ से होती है, कि भारतीय भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसके लिए धन्यवाद, तब तक के लिए।